नमस्कार, माइको एफएम में आपका स्वागत है। आज सुनिए परिणीता का भाग 6। नवीन ने मूल तथा सूद जोड़कर रुपए गुरुचरण बाबू से लिए। अब कुछ भी बाकी नहीं रह गया। तमस्सुक वापस करते समय गुरुचरण बाबू ने पूछा, कहो गुरुचरण बाबू, यह इतने रुपए तुम्हें किसने दिए? नवीन राय अपने रुपए पाकर तनिक भी खुश नहीं हुए। रुपए वापस लेने की ना तो इच्छा ही थी और ना ही वह गुरुचरण बाबू से ऐसी उम्मीद करते थे। उनके हृदय में तो एक दूसरी ही धारणा थी कि वह गुरुचरण बाबू का मकान गिराकर उस पर अपना दूसरा महल खड़ा करेंगे। वह इच्छा पूरी ना हुई। इसी कारण वह आवेश में आकर व्यंगपूर्वक कहने लगे, भैया गुरुचरण, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सारा दोष और लगाव तो मेरा है। जो मैंने तुमसे रुपयों का तकाजा किया, यही कलयुग की उल्टी माया है। दुखपूर्ण शब्दों में गुरुचरण बाबू ने कहा, भैया आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैंने तो केवल आपका रुपया अदा किया है। आपकी दया का बोझ मेरे ऊपर सदैव रहेगा। मैं उससे कभी ऋण मुक्त ना होऊंगा। नवीन बाबू यह सुनकर मुस्कुराए। वे बड़े ही पक्के जो ठहरे। यदि वह ऐसे पक्के ना होते तो केवल गुड़ के ही व्यापार से इतनी अधिक धनराशि ना इकट्ठा कर पाते। वे बोले, भैया तुम कुछ भी क्यों ना कहो, परंतु ऐसे विचार होने पर वास्तव में पूरा रुपया इस प्रकार ना अदा करते। मैंने तो केवल रुपये मांगे थे, वह भी तुम्हारी मामी की बीमारी के लिए। अच्छा खैर, यह तो बताओ कि कितने रुपये सूद पर मकान को रेहन रखा है? ना तो घर ही रेहन किया और ना ब्याज ही कुछ तय हुआ है। नवीन राय को तनिक विश्वास न हुआ। उन्होंने पूछा, अरे क्या इतने रुपये बिना लिखा पढ़ी? हाँ दादा, ऐसा ही है। बहुत ही सज्जन लड़का है। ऐसा जान पड़ता है कि दया मूर्ति है। लड़का? कौन सा लड़का? गुरुचरण बाबू ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। जो कुछ कह डाला वह नहीं कहना चाहिए था। गुरुचरण बाबू को चुप देखकर नवीन राय समझ गए कि वह कुछ भी बताना ठीक नहीं समझते। इस कारण मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा बताना मना है तो ना बताओ, जाने दो। फिर भी सुनो, मैंने दुनिया के सभी रंग देखे हैं। कोई भी बिना मतलब रुपए निकाल कर नहीं देता। कहीं ऐसा ना हो कि आगे किसी परेशानी का शिकार बन जाओ। इसीलिए तुमको अभी से चेतावनी दे रहा हूँ। गुरुचरण बाबू कुछ उत्तर न देकर तमस्सुक हाथ में लेकर चल दिए। चलते समय नवीन राय को उन्होंने नम्रतापूर्वक नमस्कार किया। अपने स्वास्थ्य सुधार हेतु भुवनेश्वरी प्रायः पश्चिम के किसी शहर को चली जाया करती थी। जलवायु बदल जाने से उसका अजीर्ण रोग बहुत कुछ दब जाता था। उसी रोग के बहाने नवीन राय गुरुचरण बाबू से कड़ा तकाजा कर बैठे थे। अब भुवनेश्वरी की भी तैयारी पश्चिम जाने के लिए होने लगी। अन्ना काली शेखर के कमरे में पहुंची और बोली, शेखर भैया, आप लोग कल ही बाहर जा रहे हैं? इस समय शेखर अपना सामान संभाल कर रखने में लगा हुआ था। उसने ऊपर देखकर अन्ना काली से कहा, मेरी प्यारी बहन, जाकर दीदी को तो बुला ला। उसे भी जाने के लिए जो कुछ ठीक करना हो कर जाए। अभी तो मुझे सैकड़ों काम करने बाकी है, समय भी अधिक नहीं है। शेखर का ख्याल था कि हर साल की तरह ललिता भी जाएगी। गर्दन हिलाकर अन्ना काली ने कहा, इस बार दीदी साथ नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? वाह, आपको यह भी पता नहीं? इसी माघ फागुन में शादी करने के लिए पिताजी उसके वर की तलाश कर रहे हैं। यह सुनते ही शेखर दुखी हो गया। उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वह चक्का सा देखता रहा। जो कुछ अन्ना काली ने घर से सुना था वह सब विवरण के साथ शेखर को सुनाया। उसने कहा कि शादी में जो भी खर्च होगा गिरीन्द्र बाबू देंगे। लड़का भी हर प्रकार से योग्य होना चाहिए। योग्य वर की खोज में पिताजी आज भी दफ्तर नहीं जाएंगे। वह गिरीन्द्र बाबू के साथ वर देखने जा रहे हैं। इन सभी बातों को शेखर ध्यानपूर्वक सुनता रहा। उसके हृदय में तरह तरह की भावनाएं उठने लगी। उसने देखा कि इधर ललिता उसके पास बहुत ही कम आती है। अन्ना काली फिर बोली, भैया गिरीन्द्र बाबू बहुत ही भले आदमी है। मजली दीदी के ब्याह में हमारा मकान ताऊ जी के रेहन रखा था। इस बात को सोचकर बाबूजी कहते थे कि 2 माह बाद घर हाथ से निकल जाएगा और सड़क की ठोकरों का सामना करना होगा। इसी बात पर दया सागर गिरीन्द्र बाबू ने बाबूजी को कर्ज का सारा रुपया दे दिया।
छोटी दीदी कल कहती थी कि अब हम लोगों को घर छोड़ने का भय नहीं रहा। सच है ना शेखर दादा? इन बातों को अन्ना काली से सुनकर शेखर अवाक हो गया और कुछ भी उत्तर ना दे सका। शेखर को चुप देखकर अन्ना काली ने पूछा, क्या सोच रहे हो दादा? शेखर यह सुनकर चौंक पड़ा और बोला, जा दीदी को जल्दी बुला तो ला, यह बता देना कि मैंने बुलाया है, जरूरी काम है, दौड़ती हुई जा। तुरंत दौड़ती हुई अन्ना काली ललिता को बुलाने गई। उसके जाने पर शेखर भावनाओं के सागर में गोते लगाने लगा। सामने संदूक खोले वह ज्यों का त्यों बैठा रहा। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या साथ ले जाए और क्या नहीं। उसे नेत्रों में चकाचौंध प्रतीत होने लगा। शेखर के बुलावे को सुनकर ललिता तुरंत ऊपर आई, परंतु कमरे में जाने के पूर्व उसने शेखर को बड़े गहरे विचारों में निमग्न सा देखा। शेखर जमीन की ओर ताक रहा था। सामने संदूक खुला पड़ा था। चेहरे पर चिंता की रेखा झलक रही थी। शेखर की ऐसी दशा तथा उसकी ऐसी मुखाकृति ललिता ने पहले कभी ना देखी थी। वह आश्चर्य में पड़ गई, साथ ही साथ उसे भय भी हुआ। डरते हुए धीरे धीरे वह शेखर के पास आई। उसको देखते हुए शेखर ने कहा, आओ ललिता बैठो। शेखर को मानो अब स्वप्न से कुछ छुटकारा मिला। बड़े ही मंद स्वर में ललिता ने पूछा, मुझे आपने बुलाया था? हाँ। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने कहा, कल सवेरे की गाड़ी से माँ के साथ मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ। हो सकता है कि इस बार लौटने में देर हो जाए। यह चाबी लो, तुम्हारी आवश्यकता के रुपए दराज में है। प्रतिवर्ष ललिता बड़े उत्साह से भुवनेश्वरी के साथ जाया करती थी। उसको स्मरण हुआ कि कितने उत्साह के साथ वह सभी सामान संभालकर इसी बक्स में रखा करती थी। आज उसे खुले हुए संदूक को देखकर दुख हो आया। शेखर खांसकर गले को साफ करते हुए और उसकी ओर देखते हुए बोला, ललिता देखो, बहुत होशियारी से रहना। फिर भी यदि तुम्हें कोई जरूरत लगे तो भैया से मेरा पता लेकर बिना संकोच मुझे लिखना। दोनों ही चुप रह गए। ललिता मन ही मन अनुमान करने लगी कि शायद शेखर को मालूम हो गया है कि इस बार वह उनके साथ ना जाएगी। साथ ही मन यह भी सोचा कि शायद उन्हें मेरे ना जाने का कारण ज्ञात हो गया होगा। इस बात को सोचकर वह मानो शर्म से जमीन में धंस गई। एकाएक शेखर ने कहा, ललिता अब तुम जाओ। तुमको मालूम है कि मुझे बहुत से काम करने हैं। काफी समय हो आया है, ऑफिस भी जाना है। ललिता उसी संदूक के सामने आकर बैठ गई और कहने लगी, जाओ ऑफिस जाने की तैयारी में लगो, मैं सब सामान ठीक से रख दूंगी। अच्छा, इससे भली और क्या बात हो सकती है। ललिता को चाबी का गुच्छा देकर शेखर बाहर जाने लगा। जाते समय कुछ ख्याल हो आया, अतः दरवाजे के पास खड़े होकर उसने कहा, मुझे क्या क्या आवश्यकता है यह तुम्हें मालूम है ना? ललिता संदूक के अंदर की वस्तुएं एक एक करके देखने लगी। शेखर की बात का कोई भी उत्तर नहीं दिया। शेखर ने नीचे जाकर माँ से पूछकर मालूम किया कि अन्ना काली ने जो कुछ कहा वह सब सत्य है। गुरुचरण बाबू ने पूरा कर्जा अदा कर दिया। ललिता के लिए योग्य वर की खोज है, यह भी सत्य है। तत्पश्चात कुछ और पूछकर वह स्नान करने के लिए चला गया। लगभग 2 घंटे के पश्चात नहा खाकर शेखर अपने कमरे में आते ही उसने जो देखा उसे देखकर वह एकाएक आश्चर्य में पड़ गया। इन 2 घंटों में ललिता ने कुछ कार्य नहीं किया था। वह बक्से के पास मन मारे माथा टेके हुए खामोश बैठी थी। शेखर के आने की आहट से उसने झट सिर उठाया और फिर तुरंत गर्दन नीची कर ली। रोती रोती उसकी आंखें फूल आई थी। शेखर की नज़र उसकी आंखों पर अवश्य पड़ी, परंतु उसने ना देखने का बहाना किया। वह चुपचाप अपने दफ्तर के कपड़े पहनने लगा। कपड़े पहनते ही सहज भाव से उसने कहा, अभी रहने दो ललिता, इस समय तुमसे यह सब ना हो सकेगा, दोपहर में आकर रख जाना। यह कहकर शेखर ऑफिस चला गया। उसने ललिता के मनोभावों को पूर्ण रूप से समझ लिया था, फिर भी हर बात को बगैर सोचे समझे कह डालना वह उचित नहीं समझता था, और ना तो उसकी हिम्मत ही हुई। वह उसी दिन मामा को चाय देने के समय कमरे में आई तो वहाँ शेखर को भी उपस्थित देखकर दंग रह गई। वह यात्रा पर जाने के पहले गुरुचरण बाबू से मिलने के लिए आया था। ललिता ने चाय तैयार करके गिरीन्द्र और मामा के सामने 2 कपों में लाकर रख दी। गिरीन्द्र ने पूछा, क्यों ललिता, शेखर बाबू को चाय ना दोगी? मीठी स्वर में ललिता ने कहा। ललिता ने एक दिन ऐसा कहा भी था कि शेखर दादा चाय नहीं पीते,
और अन्य को पीने भी नहीं देना चाहते। तत्काल गिरीन्द्र को वही बात याद आ गई थी। हाथ में चाय का कप लेकर गुरुचरण बाबू ललिता के लिए ढूंढे गए वर की बात कहने लगे। लड़का अच्छा है, बीए में पढ़ रहा है। यह सब कह चुकने के पश्चात फिर बोले, फिर भी तो वह लड़का गिरीन्द्र को ना भाया। इतना जरूर है कि लड़का विशेष साफ और सुंदर नहीं है। फिर भी शादी के बाद कौन रूप रंग और सुंदरता देखता है, और यह रंग रूप काम ही क्या आता है। मर्द की अच्छाई तो उसके गुणों में होती है। गुरुचरण बाबू की एकमात्र इच्छा यह थी कि किसी तरह ललिता का पानी ग्रहण हो और उनके सिर से यह बोझ उतरे। आज ही शेखर का परिचय गिरीन्द्र को यहीं पर बैठे हुए हुआ था। गिरीन्द्र को देखकर शेखर को कुछ हंसी आई और उसने कहा, आखिर गिरीन्द्र बाबू को क्यों लड़का अच्छा नहीं लगा? लड़का अभी पढ़ता है, उम्र भी ठीक है, फिर तो कोई कमी है ही नहीं। सुपात्र के यही सब गुण है। गिरीन्द्र को लड़का पसंद क्यों नहीं है, इस बात को शेखर समझ चुका था। उसे भविष्य में भी कोई लड़का भला ना मालूम होगा। गिरीन्द्र ने इस बात का कुछ उत्तर नहीं दिया। उसका मुंह आरक्त हो उठा। शेखर ने उस आरक्त मुखाकृति को भी देख लिया। वह उठकर खड़ा हो गया, बोला, काका जी, कल मैं माँ को लेकर प्रयाग जा रहा हूँ, परंतु याद रखिएगा, ठीक समय पर शुभ कार्य की खबर अवश्य दीजिएगा। गुरुचरण बाबू ने उत्तर दिया, क्या कहते हो बेटा, तुम ही तो मेरे सब कुछ हो, मेरा है ही कौन। फिर ललिता की माँ की अनुपस्थिति में कोई काम भी तो नहीं हो सकता, क्यों बेटी? इतना कहकर गुरुचरण बाबू मुस्कुराए और ललिता की ओर देखा, मगर ललिता को वहां न देखकर बोले, आखिर ललिता यहाँ से कब चली गई? शेखर ने कहा, जो ही यह बात छिड़ी वह चली क्यों न जाए। अत्यंत गंभीर भाव से गुरुचरण बाबू ने कहा, वह चली क्यों न जाए? आखिर वह भी सयानी हुई, समझ भी उसकी कम नहीं है। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहने लगे, मेरी पुत्री ललिता सरस्वती और लक्ष्मी का सम्मिलित रूप है। ऐसी लड़की होना ही कठिन है। ऐसी औलाद बड़े पूजा पाठ करने के बाद ही मिलती है। शेखर भैया, यह बात उनके मुख से निकलते ही उनके दुबले मुख पर एक प्रकार की चमक दौड़ गई। उनकी ऐसी अवस्था देखकर गिरीन्द्र तथा शेखर दोनों में श्रद्धा का बहाव उमड़ आया। धन्यवाद। प्रिय श्रोतागण, परिणीता का यह भाग आपको कैसा लगा हमें बताएं, और साथ ही साथ अगर आपकी कोई पसंदीदा कहानी है जो आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।